दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार विश्व मानचित्र में आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने आज जो है अमेरिका महाद्वीप पढ़ लिया था, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में यूरोप महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने गहन अध्ययन कर लिया था, उनकी नदियाँ, जलसंधियाँ, खाड़ियाँ और कैसे उसकी सीमा निर्धारित होती है, पर्वत श्रेणियाँ क्या है, इन सब से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया था। संडे को जो पेपर हुआ पीसीएस का, अगर आप जो अभी तक 7 वीडियो बन चुके हैं मानचित्र के मैप पर, अगर आप उन पर देखें तो उनसे संबंधित 9 क्वेश्चन सिर्फ मैप पे आधारित पूछे गए हैं, वह आप आसानी से कर पाते। आगे आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप पीसीएस, आईएएस या फिर पीजीटी, टीजीटी, नेट या इस किसी भी परीक्षा में आप बैठने वाले हैं या वनडे कोई पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक का विषय है वह है एशिया महाद्वीप, और उसी एशिया महाद्वीप के हिस्से में हम भी हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। और सबसे पहले एशिया महाद्वीप हम शुरू करें तब तक हम इसका बॉर्डर निर्धारण कर लेते हैं, जो कि सबसे आवश्यक पार्ट है कि इसका बॉर्डर निर्धारण कहाँ करना है। एक बात और कि एशिया चूंकि सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसमें समय भी देरी ना करते हुए आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, चाय पानी पीकर बैठ जाएं, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एशिया को हम लोग कई भागों में पढ़ेंगे, और यह भाग हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि हम एशिया को सीधा 2 भागों में बांटें, और बांटने के बाद में हम लोग इनका विभिन्न नामकरण करते हैं। नामकरण कैसे करते हैं? जैसे यह तो उत्तरी हिस्सा है तो उत्तर एशिया कह लेंगे, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित एशियाई भाग कह लेंगे। नीचे की ओर यह जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा फैला हुआ है, इस इतने हिस्से को हम लोग दक्षिण पश्चिमी एशिया कहेंगे, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया कहेंगे। इन्हीं को हम आसियान देश के नाम से जानते हैं। जो यह 10 देश हैं, इन्हीं को हम आसियान देश के नाम से जानते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया को। इधर की ओर हम लोग यह जो इतना हिस्सा है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और जो है कजाकिस्तान, इस इतने को हम लोग मध्य एशिया कहते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा सऊदी अरब, यमन, ओमान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, यह जो है, इन लोगों को हम लोग पश्चिम एशिया के देश या खाड़ी देश के रूप में जानते हैं। तो इन विभिन्न रूपों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आप बिल्कुल नोट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्रम हमारा क्या रहेगा यह जान लेना है। तो हम लोग इधर की ओर से चलेंगे, यानी कि ओमान, यमन, सऊदी अरब, तुर्की होते हुए, फिर यहां पर बलखास पर्वत है, उससे होते हुए फिर हम लोग यूराल पर्वत के सहारे सहारे कारा सागर तक आ जाएंगे, और फिर इधर एशिया में हम लोगों को घुस जाना है, जो कि बॉर्डर निर्धारण का काम करता है। ठीक है ना? तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे के बढ़ने के क्रम में आप यहां से शुरुआत करना है। तो यह है ओमान, इधर यह ओमान है। ओमान के ठीक नीचे, अब पॉइंट आपको नोट करना है, ओमान के नीचे एक द्वीप समूह है जिसको कहा जाता है कुरिया मुरिया द्वीप समूह। बिहार पीसीएस में यह पूछा गया था कि कुरिया मुरिया द्वीप समूह किस देश के पास स्थित है, तो वह ओमान के पास स्थित है। कुरिया मुरिया द्वीप समूह पड़ता कहां है? तो अरब सागर में पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है, और ओमान का द्वीप है। फिर उसके बगल में आप देखिए फैला है यमन। साथ साथ हम लोग बॉर्डर भी निर्धारण करेंगे। ये फैला हुआ है यमन। अब यमन के ठीक नीचे यहां पर पड़ता है अदन की खाड़ी में कौन सा द्वीप? सकोत्रा द्वीप। पॉइंट नोट करना है, सकोत्रा द्वीप। अब सकोत्रा द्वीप कहां है? तो यमन के हिस्से में आता है। स्थित कहां है? तो अदन की खाड़ी में स्थित है, या सागर कहेगा किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। यह 2 बातें समझ में आ गई आपकी कि कुरिया मुरिया द्वीप समूह अरब सागर में है, ओमान का है। सकोत्रा द्वीप समूह यमन का है, वह अदन की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना? बढ़िया। अब अदन की खाड़ी जो यहां से लेकर के और इस पॉइंट तक फैली है, ऊपर की ओर से लाल सागर यहां से लेकर के
इस पॉइंट तक फैली है। यानी इस पॉइंट पे यह नीचे क्या है, जिबूती, नीचे क्या है, जिबूती और इरिट्रिया, ध्यान देना है। नीचे अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिबूती और इरिट्रिया, और ऊपर है यमन। यहां पर आकर के ऊपर से लाल सागर और इधर से अदन की खाड़ी मिल जाते हैं, तो यहां पर एक जल संधि है, वह जल संधि कहलाती है बाब अल मंडेब जल संधि। कौन सी जल संधि है, बाब अल मंडेब जल संधि है। अब बाब अल मंडेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अलग किसको करती है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। देश में किसको अलग करती है, तो यमन को जिबूती और इरिट्रिया से अलग करती है। यह तीनों बातें आपको नोट कर लेना है। वर्तमान में जिस तरह से पेपर में पूछा जा रहा है, प्रश्न बहुत ही घुमा के पूछे जाते हैं, आसान प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं। यहां से पूछ सकता है कौन कौन से महाद्वीप को अलग करता है, या कौन कौन से देश को अलग करता है, या फिर कौन कौन से सागर या खाड़ी को जोड़ता है। तो तीनों क्लियर रखना है। देश में यमन और जिबूती इरिट्रिया को अलग करता है। महाद्वीप में एशिया अफ्रीका को अलग करता है। जल की बात करें तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होंगी कि एशिया का बॉर्डर निर्धारण यहां से इधर से होता है। ठीक है, अब ऊपर फैला हुआ है यह सऊदी अरब, इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो सऊदी अरब में यह स्थित है, इसका सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जेद्दा। कौन सा, जेद्दा हवाई अड्डा किस सागर के तट पर स्थित है, तो लाल सागर के तट पर स्थित है। यह मैच करने को आता है या कहता है कौन सा एक कूट सही सुमेलित है, तब ऐसा प्रश्न पूछता है। जेद्दा बंदरगाह किस सागर के तट पर स्थित है, तो लाल सागर के तट पर स्थित है। कहां का है, सऊदी अरब का है। यह बातें ध्यान दे देना है। ठीक है, अब जेद्दा के ठीक नीचे इस तरह से एक पर्वत फैला है सऊदी अरब में। जेद्दा के ठीक नीचे सऊदी अरब में एक पर्वत फैला है, इसका नाम है आसीर पर्वत श्रेणी। आसीर पर्वत श्रेणी, यह बातें क्लियर कर लेना है। देखो, आसीर पर्वत श्रेणी लाल सागर के ठीक ऊपर सऊदी अरब में है, जेद्दा के नीचे फैला हुआ है। ठीक है ना, इतनी बातें यहां से क्लियर हो जाती है। जेद्दा के ठीक ऊपर एक खाड़ी पड़ता है। कौन सी खाड़ी है, अकीबा की खाड़ी। पॉइंट नोट करना है, अकीबा की खाड़ी कहां है, तो वह भी सऊदी अरब में है, जॉर्डन के ठीक नीचे पड़ जाता है। ठीक है ना, यह बातें सऊदी अरब से संबंधित 3 पॉइंट नोट करो, सारे देशों से संबंधित पॉइंट समझो। सऊदी अरब से संबंधित 3 पॉइंट कौन कौन सा, अकीबा की खाड़ी कहां है, सऊदी अरब में है। कहां है, सऊदी अरब में है। आसीर पर्वत श्रेणी कहां है, यह भी सऊदी अरब में है। यह 3 चीजें याद है जो सऊदी अरब से पूछे जाने वाली बात है। ठीक है ना, ऊपर बढ़ जाइए। जहां स्वेज नहर है और जॉर्डन है और इजराइल है, इन्हीं को मिला करके स्थित है मृत सागर। कौन सा सागर स्थित है, मृत सागर स्थित है। सबसे ज्यादा लवणता के लिए जाना जाता है। मृत सागर को किस लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा लवणता के लिए जाना जाता है मृत सागर को। एक बार फिर से यहां से देखो, तो मृत सागर, अकीबा की खाड़ी, जेद्दा बंदरगाह, आसीर पर्वत श्रेणी, याद हो गए ना। मृत सागर, अकीबा की खाड़ी, जेद्दा बंदरगाह, आसीर पर्वत श्रेणी, बाब अल मंडेब जल संधि, इसके बाद सकोत्रा द्वीप समूह, इसके बाद कुरिया मुरिया द्वीप समूह। यह पूरा लाइन आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एक बार आंखें बंद करेंगे और सोच के देखेंगे इतनी बातें आपको याद हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल याद हो गई होंगी। अब जब आपको यहां तक याद हो गया है, तो फिर हम लोग इस रास्ते से होते हुए ऐसे आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तुर्की मिल जाएगा। आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तुर्की मिल जाएगा। ठीक है, अब तुर्की का पोस्टमार्टम कर लीजिए। तो तुर्की में क्या लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग डालिए कि तुर्की, और पॉइंट नोट करके लिख डाला करिए। हेडिंग डाला सऊदी अरब और पॉइंट डाल के आपने लिख लिया है। अब तुर्की में यहां पर पड़ता है अनातोलिया का पठार। कौन सा पठार, अनातोलिया का पठार पड़ता है। कहां पड़ता है, तुर्की में पड़ता है।
ठीक है ना। सबसे इधर जो रूस को टच कर रहा है उधर पड़ता है अनातोलिया का पठार, ठीक है। अब उसके बगल में, अनातोलिया के पठार के बगल में काला सागर से सटा हुआ पड़ता है पेंटीन पर्वत श्रेणी या पैंटीन पर्वत श्रेणी। कहीं पेंटीन कहीं पैंटीन, तो लिख लेना है, वो शैम्पू टाइप वाला है कि पैंटीन पर्वत श्रेणी कहां पड़ता है, तो यह भी तुर्की में पड़ता है। तो दो चीजें हो गई, अनातोलिया का पठार, पैंटीन पर्वत श्रेणी, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इसी में ठीक नीचे पड़ता है सीरिया से सटा हुआ। यदि आपके पास मैप है तो ध्यान दीजिएगा कि सीरिया से सटा हुआ पड़ता है, लेकिन पड़ता है तुर्की में। क्या पड़ता है? उर्मिया झील। उर्मिया झील कहां है? तो वह भी तुर्की में पड़ता है। यह तीन बातें तुर्की के लिए अगर आपको याद है तो पेपर आपसे ऊपर नहीं जाएगा। क्या क्या? अनातोलिया का पठार कहां है? तुर्की में है। पेंटीन पर्वत कहां है? वह भी तुर्की में है। और उर्मिया झील कहां है? वह भी तुर्की में है। ठीक है ना। तो बिल्कुल इतनी चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपके लिए। ठीक है। अब ऐसे ही यहां से आपको निकलना है काला सागर से लेकर के और कैस्पियन सागर तक। हमने पढ़ लिया था कि इस तरह से फैला हुआ है काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत? काकेशस पर्वत फैला हुआ है काला सागर से कैस्पियन सागर तक, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। यह पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है ना। तो इस तरह से यह हो गया काकेशस पर्वत, और फिर यहीं से शुरू होना है क्या कि 60 डिग्री के पास से घूमा हुआ है। क्या घूमा हुआ है? 60 डिग्री के पास से घूमा हुआ है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत ले लीजिए। अब इस यूराल पर्वत के सहारे सहारे आप ध्यान दीजिए, इस यूराल पर्वत के इधर का पूरा हिस्सा एशिया हो गया और इधर वाला हिस्सा हो गया यूरोप। और रूस का जो ये इतना हिस्सा फैला हुआ है ये क्या कहलाएगा? यूरेशिया कहलाएगा, क्योंकि यूरोप में भी है, एशिया में भी है, तो इस इतने को यूरेशिया कहा जाएगा। ठीक है ना। अब आइए इधर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने यहां से शुरू किया था कि तुर्की से होते हुए, काकेशस पर्वत से होते हुए, फिर यूराल पर्वत से होते हुए हम लोग रूस के इधर यानी एशिया का इधर का पूरा बॉर्डर निर्धारण कर चुके हैं। ठीक है ना। पश्चिम की तरफ से एशिया का बॉर्डर निर्धारण हो जाता है। अब हम लोग ऊपर की ओर से एशिया के बॉर्डर का निर्धारण करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं। अब यहां पर 60 डिग्री के पास है कारा सागर। 60 डिग्री देशांतर रेखा जो पूर्वी देशांतर है वह कहां से गुजरती है? कारा सागर से होकर गुजरती है। कारा सागर के ठीक नीचे स्थित है यमल प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप स्थित है? यमल प्रायद्वीप। कहां पड़ता है? रूस में पड़ता है। कारा सागर कहां पड़ता है? रूस में पड़ता है, सबसे उत्तरी यानी कि उत्तरी ध्रुव सागर या आर्कटिक के पास में पड़ता है कारा सागर और यमल प्रायद्वीप। ठीक है। अब इधर की ओर से निकलते समय आप आ जाएंगे कहां? ठीक 90 डिग्री पर। आप मैप में समझो, मैप में समझना है। आप आ जाओ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ठीक नीचे आपको आना है। यहां ध्यान देना है कि 90 डिग्री से जब आप सीधा नीचे आएंगे तो ठीक 90 डिग्री के इधर बगल में पड़ता है अक्टूबर क्रांति द्वीप। यह बात नोट करना है कि अक्टूबर क्रांति द्वीप कहां है, तो वह रूस के हिस्से में आता है। रूस के स्वाधीनता में 1917 की जो रूसी क्रांति हुई उसके लिए अक्टूबर का बड़ा महत्व है। तो अक्टूबर द्वीप क्रांति यह भी रूस में पड़ता है, उत्तरी ध्रुव के पास में पड़ता है। यह बातें भी जान लेना है। अब 90 डिग्री के ठीक जब आप नीचे आते हैं तो रूस का यह जो हिस्सा है, रूस का यह जो हिस्सा है इसे तिमिर प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिमिर प्रायद्वीप इसे कहा जाता है। यह बातें भी नोट कर लेना है। फिर से इधर से देखो तो कारा सागर हो गया, कारा सागर से सटा हुआ है यमल प्रायद्वीप। 90 डिग्री के इधर आएंगे तो यह है अक्टूबर क्रांति द्वीप और उसके नीचे पड़ता है तिमिर प्रायद्वीप। यह चारों बातें आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब अक्टूबर क्रांति द्वीप के नीचे
इधर की ओर पड़ता है बोल्शेविक द्वीप समूह। क्या पड़ता है? बोल्शेविक द्वीप समूह पड़ता है। यह भी कहाँ है? तो यह भी रूस में पड़ता है। इतनी बातें हमको नोट कर लेना है। अब 120 डिग्री के ठीक नीचे आएंगे तो पड़ता है लेप्टेव सागर। कौन सा सागर है? लेप्टेव सागर पड़ता है। कहां पड़ता है? 120 डिग्री में। ध्यान दो, 60 डिग्री में कारा सागर, 120 डिग्री में लेप्टेव सागर। 60 डिग्री में कारा सागर, 120 डिग्री में लेप्टेव सागर, 150 डिग्री में जब आप आएंगे तो न्यू साइबेरियन द्वीप समूह पड़ता है। ऊपर से 150 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर न्यू साइबेरियन द्वीप समूह पड़ता है। यह बातें भी हमको जान लेनी है, ठीक है ना? तो यह भाग एक बार फिर से देख लीजिए। कारा सागर, यमाल सागर, अक्टूबर द्वीप क्रांति, तिमोर प्रायद्वीप, बोल्शेविक द्वीप, लेप्टेव सागर, न्यू साइबेरियन द्वीप समूह, इतनी बातें आपकी इधर की ओर से क्लियर हो जानी चाहिए। फिर इधर की ओर आगे बढ़ेंगे तो पूर्वी साइबेरियन सागर यह लिखा है, और इसी पूर्वी साइबेरियन सागर में इस हिस्से में यहां पर पड़ता है रैगल द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है? रैगल द्वीप समूह है। यह बातें आपको जान लेना है कि रैगल द्वीप समूह कहां पड़ता है, तो रूस के हिस्से में आता है, एशिया में आता है, पूर्वी साइबेरियन सागर में आता है। यह बातें हमको जान लेना है, ठीक है। अब हम इधर की ओर से जब घूमना शुरू करते हैं, इधर की ओर से, तो यहां पर यह है अलास्का। क्या है? अलास्का है। और यहां अलास्का के इधर आपका रूस है। तो अलास्का और रूस के बीच में स्थित है बेरिंग जलसंधि। कौन सी जलसंधि स्थित है? बेरिंग जलसंधि स्थित है। यह बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बेरिंग जलसंधि अब किसको किसको जोड़ती है? तो ऊपर है चुकची सागर और नीचे है बेरिंग सागर। बेरिंग जलसंधि चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, अलास्का को रूस से अलग करती है। तो यहां से लेकर के और इधर से आप इतनी बातें पूरी समझ चुके होंगे, मुझे यह पूरी तरह से उम्मीद है। अब थोड़ा सा इधर की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह हिस्सा, इसको कहा जाता है कमचटका प्रायद्वीप या कमचटका का पठार। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, यह समझ लेना है। तो इस इतने हिस्से में इधर की ओर से जल है, इधर की ओर से जल है, नीचे की ओर से जल है। तो जिसके तीन तरफ से जल हो उसी को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो रूस के इस हिस्से को प्रायद्वीप कहा जाता है। यह बातें समझ लेना है। तो यहां पर पड़ता है कमचटका का पठार और कमचटका प्रायद्वीप। दोनों कहां है? रूस में पड़ता है। यह बातें जान लेना है, ठीक है। फिर यहां पर है इस हिस्से में, इसी से सटा हुआ रूस में एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहा जाता है कोलाइमा पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? कोलाइमा पर्वत श्रेणी कहा जाता है इसको, ठीक है ना? तो इतनी बातें हम लोगों को जान लेना है। क्या? कि बेरिंग जलसंधि चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, रूस को अलास्का से अलग करता है। फिर कमचटका प्रायद्वीप यहां पर स्थित है। फिर यहां पर जो है कमचटका प्रायद्वीप स्थित है, कमचटका का पठार स्थित है। ठीक इसके ऊपर कोलाइमा का पठार स्थित है, कोलाइमा पर्वत श्रेणी स्थित है। इतनी बातें हम लोगों को जान लेनी है। अब ध्यान दो, यह रूस फैला हुआ है, रूस को, और यह आपका जापान फैला हुआ है। रूस को जापान से जोड़ने के लिए जो द्वीप समूह है उसको कहा जाता है कुरिल द्वीप समूह। इसी बार यूपीएससी में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है, पॉइंट नोट करना है। कुरिल द्वीप समूह किसको किससे जोड़ने के काम आता है या किसके किसके बीच स्थित है? तो रूस और जापान के बीच में स्थित है, कमचटका और जापान के बीच में स्थित है। यह बातें हमको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। फिर इधर से देखेंगे तो रूस का यह हिस्सा जो फैला हुआ है इसको कहा जाता है सखालिन द्वीप। कौन सा द्वीप कहा जाता है? सखालिन द्वीप कहा जाता है। तो सखालिन द्वीप यह भी जापान से जुड़ा हुआ है। सखालन द्वीप यह भी जापान से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है जापान से? तो जुड़ा हुआ है शीरू जल संधि के द्वारा। कौन सी जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है? शीरू जल संधि के द्वारा रूस जापान से जुड़ा हुआ है, शीरू जल संधि के द्वारा, ठीक है ना।
अब जापान का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि यहां से जब पूछा जाता है तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में इसके द्वीपों को लगाने के लिए आता है। तो ध्यान दीजिए, जापान का एक हिस्सा ये इतना है जिसको कहा जाता है होक्काइडो द्वीप। क्या कहा जाता है? होक्काइडो द्वीप। जापान का दूसरा हिस्सा यह इतना है जिसको कहा जाता है होन्शु द्वीप। क्या कहा जाता है? होन्शु द्वीप कहा जाता है। जापान का यह इतना हिस्सा है जिसको कहा जाता है शिकोकु द्वीप। क्या कहा जाता है? शिकोकु द्वीप। लिखते जाना है, होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकु द्वीप, और सबसे नीचे की ओर पड़ता है इसको कहा जाता है क्यूशू द्वीप समूह। 2020 के पीसीएस में उत्तर से दक्षिण की ओर इसके चारों द्वीपों को लगाने के लिए आया था। तो याद करिए साथ में, सबसे पहले क्या पड़ेगा? होक्काइडो द्वीप, फिर होन्शु द्वीप, शिकोकु द्वीप, क्यूशू द्वीप। याद हो गया ना? अब समझिए इसको जोड़ के, क्या कमचटका को होक्काइडो से जोड़ता है कुरिल द्वीप समूह, सखालिन को होक्काइडो से जोड़ता है शीरू द्वीप समूह। जापान का है, ठीक है। अब होक्काइडो को होन्शु से कौन जोड़ता है? शिगारू द्वीप। लिख लीजिएगा कि होक्काइडो को होन्शु से जोड़ने वाली जो जल संधि है वह है शिगारू जल संधि। यानी होक्काइडो और होन्शु के बीच में पड़ता है शिगारू जल संधि, होक्काइडो और सखालिन के बीच में पड़ता है शीरू जल संधि। फिर उसके नीचे आपने क्या पढ़ा कि शिकाकू द्वीप है और उसके नीचे क्यूशू द्वीप है। अब शिकाकू को क्यूशू से कौन जोड़ता है? जो इस तरह से है, या ऊपर शिकाकू है नीचे क्यूशू है, तो शिकाकू को क्यूशी से जोड़ता है सुशीमा जल संधि। बहुत पूछा जाता रहता है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक। सुशीमा जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो क्यूशू द्वीप को शिकोकू द्वीप से जोड़ने का काम करती है सुशीमा जल संधि। अब सुशीमा जल संधि के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यह पूर्वी जापान सागर में स्थित है। पूर्वी जापान सागर के जल को प्रशांत महासागर के जल से जोड़ने का काम करती है। फिर से कि सुशीमा जल संधि पूर्वी जापान सागर के जल को उत्तरी प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर के जल से जोड़ने का काम करती है। ठीक है। अब जापान के नीचे है रियुकी द्वीप समूह। लिख लेना है इस बात को, रियुक्यू द्वीप समूह, रियुक्यू द्वीप समूह। तो रियुक्यू द्वीप समूह किसको जोड़ता है? जापान और ताइवान के बीच स्थित है रियुक्यू द्वीप समूह। रियुक्यू द्वीप समूह जापान और ताइवान के बीच में स्थित है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी शीशे की तरह। अब ध्यान दो, नीचे फैला हुआ है फिलीपींस। क्या फैला हुआ है? फिलीपींस। ताइवान को फिलीपींस से जो अलग करता है उसको कहा गया लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है, यह बातें जान लेना है। लुजोन जल संधि ताइवान को फिलीपींस से तो अलग करता है, लेकिन दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है, यह बातें जान लेना है। दक्षिणी चीन सागर का जल इसमें प्रशांत महासागर से मिलता है, वह जल संधि कहलाती है लुजोन जल संधि। ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है, वह जल संधि कहलाती है क्या? लुजोन जल संधि। और इसी लुजोन जल संधि में एक द्वीप समूह स्थित है, नोट कर लेना, जिसे कहा जाता है बाबूयान द्वीप समूह। बाबूयान द्वीप समूह लुजोन जल संधि में स्थित है, ताइवान और फिलीपींस के बीच में स्थित है, यहां पर स्थित है। यह बातें भी ध्यान दे देना है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से पूरी तरह आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक बार बार आप यह चीजें दोहराते भी रहिए इधर की तरफ से। एक बार फिर से देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करती है, चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका का पठार है, कोलाइमा पर्वत श्रेणी है। कुरिल द्वीप समूह होक्काइडो को जोड़ती है। सखालिन द्वीप समूह होक्काइडो को जोड़ती है शीरू जल संधि के द्वारा। फिर होक्काइडो होन्शु को जोड़ता है शिगारू जल संधि के द्वारा। फिर शिगारू और शिकोकू आपस में मिले हुए हैं। अब शिकोकू क्यूशू को जोड़ता है सुशीमा जल संधि के द्वारा। सुशीमा जल संधि जापान सागर के जल को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब जापान
का जो रियूकी द्वीप समूह है, रियूकू द्वीप समूह, वह ताइवान को अलग करता है। अब ताइवान और फिलीपींस के बीच में स्थित है लुजोन जल संधि। अब लुजोन जल संधि में स्थित है बाबुयान द्वीप समूह। इतनी बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली है। तो इतनी बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली है। अब हम लोग नीचे की ओर देखते हैं। तो यह है फिलीपींस, इधर है ब्रूनोई, यह है फिलीपींस और इधर यह है ब्रूनोई। फिलीपींस और ब्रूनोई के बीच में एक सागर स्थित है जिसको कहा जाता है सुलू सागर। यहां क्या पड़ता है? सुलू सागर, नोट करना है। फिलीपींस और ब्रूनोई के बीच में एक सागर स्थित है जिसको कहा जाता है सुलू सागर। ठीक है। फिलीपींस के ठीक नीचे पड़ता है यहां पर सेलेबस सागर। कौन सा सागर पड़ता है? सेलेबस सागर, या कहीं कहीं लिखा रहता है सेलीब्रिज सागर। सेलेबस सागर या कहीं कहीं लिखा मिलता है सेलीब्रिज सागर। तो यह दोनों आपको ध्यान दे देना है कि यहां सुलू सागर और यहां पर सेलीब्रिज सागर। अब सेलीब्रिज सागर के ठीक नीचे, सेलीब्रिज सागर के ठीक नीचे यहां पर पड़ता है सेराम सागर। कौन सा सागर? सेराम सागर, यानी ट्रिपल एस। सुलू सागर, सेलेब्रिज सागर, सेराम सागर, तीनों ऊपर नीचे क्रम याद रखो। सुलू सागर, सेलिब्रिज सागर और सेराम सागर, यह तीनों ऊपर नीचे के क्रम में फैले हुए हैं। ठीक है। अब हम पहुंच गए कहां? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया आपका यहां से शुरू होता है और फिर इस तरह से यह पूरा आपका फैला हुआ है इंडोनेशिया के अंतर्गत। ठीक है ना? इंडोनेशिया इधर देख लीजिए। तो यह आपका फैला हुआ है, भारत का फैला हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे निचला हिस्सा जिसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार, सबसे निचला हिस्सा जिसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार, वहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। वहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। यह सारी बातें हम लोगों ने इंडियन जियोग्राफी के क्रम में पढ़ ली है। इंडोनेशिया के बारे में समझना है तो हमें यह समझना है कि जो 6 डिग्री चैनल है या 6 डिग्री रेखा है, वह इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से अलग करती है। यह बात नोट करना है कि इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से कौन सी चैनल अलग करती है? तो 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से अलग करती है। अब भारत के समीप इंडोनेशिया का पहला द्वीप कौन सा है? तो सुमात्रा द्वीप है। भारत के सबसे नजदीक कौन सा द्वीप है? तो सुमात्रा द्वीप है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यह क्वेश्चन इसी बार उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है ना? कि सुमात्रा द्वीप समूह अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक है, जो 6 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ठीक है। अब सुमात्रा द्वीप समूह यहां है और फिर ऊपर की ओर फैला हुआ है यह बोर्नियो द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है? बोर्नियो द्वीप समूह है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप समूह है। यह भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, यह भी बात आपको ध्यान दे देना है। इसके नीचे फैला हुआ है जावा सागर। कौन सा सागर फैला हुआ है? जावा सागर फैला हुआ है। अब ध्यान दो, इधर जावा सागर फैला हुआ है, यह बोर्नियो है, और इधर एक द्वीप पड़ता है। कौन सी द्वीप है? सुलावेसी द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुलावेसी द्वीप। बातों पर गौर करना है। बोर्नियो द्वीप है, सुलावेसी द्वीप है, यह जावा सागर है, और ऊपर हमने पढ़ा था सेलीब्रिज सागर है। अब यहां इस बीच में मकासर जल संधि है। कौन सी जल संधि है? मकासर जल संधि है। मकासर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो जावा सागर को सेलेब्रिज सागर से जोड़ती है। जावा सागर को सेलेब्रिज सागर से जोड़ती है, या हम कह सकते हैं प्रशांत सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? मकासर जल संधि। अलग किसको करती है? तो बोर्नियो द्वीप को सुलावेसी द्वीप से अलग करती है।
बोर्नियो द्वीप को सुलावेसी द्वीप से अलग करती है, जावा सागर को सेलिब्रिज सागर से जोड़ती है, या कह पाएंगे कि प्रशांत सागर से जोड़ने का कार्य करती है, प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। इतनी बातें यहां पर हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अब सुलावेसी द्वीप के बगल में स्थित है बांदा सागर। कौन सा सागर स्थित है? बांदा सागर स्थित है। यह भी जान लेना है, मुख्य रूप से कहां पड़ेगा? इंडोनेशिया में पड़ेगा बांदा सागर। बांदा सागर के ठीक नीचे स्थित है आराफुरा सागर। कौन सा सागर स्थित है? आराफुरा सागर स्थित है बांदा सागर के ठीक नीचे। इतनी बातें हमको जान लेना है। ठीक है, आराफुरा सागर के ठीक इधर देखेंगे तो पड़ता है तिमोर सागर। कौन सा सागर? तिमोर सागर। अब समझना है कि जो आराफुरा सागर है, तिमोर सागर का जल कहां आता है? आराफुरा सागर में आता है। समझिए, तिमोर सागर का जल आता है आराफुरा सागर में। अब आराफुरा सागर का जल कहां जाएगा? प्रशांत महासागर में। यह क्या फैला है? प्रशांत सागर इधर फैला है, प्रशांत महासागर। तो कैसे आएगा? कोई जलसंधि होगी, एक जलसंधि है, टारेस जलसंधि है। कौन सी जलसंधि है? टारेस जलसंधि है। अब क्वेश्चन कैसे बनना है कि टारेस जलसंधि किसको किसको जोड़ती है? आराफुरा सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है, या तिमोर सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है, या यह सब किससे जुड़े हैं? हिंद महासागर से। तो बड़े पैमाने पर सोच के कह पाएंगे कि हिंद महासागर के जल को प्रशांत महासागर के जल से जोड़ती है। यह भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंद महासागर का जल आता है तिमोर सागर में, तिमोर सागर का आराफुरा सागर में, आराफुरा सागर का जल टारेस जलसंधि से होता हुआ कहां पहुंच जाता है? प्रशांत महासागर में पहुंच जाता है। यह बातें एकदम क्लियर हो जाती है। अब टारेस जलसंधि ऊपर की ओर फैला है पापुआ न्यू गिनी। क्या फैला है? पापुआ न्यू गिनी फैला है, और नीचे की ओर फैला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पापुआ न्यू गिनी ऊपर फैला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नीचे फैला हुआ है, यानी इन दोनों को अलग करने का काम करता है टारेस जलसंधि। यह बातें भी आपको क्लियर कर लेनी है। तो इतनी बातें आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इस जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, इन्हीं में आसियान देश शामिल हैं। कौन कौन से आसियान देश हैं? सार्क देशों में कौन कौन से शामिल हैं? बिम्स्टेक देशों में कौन कौन से शामिल हैं? यह सारी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो राजनीतिक रूप से डिपेंड होगी। साथ साथ अब हम लोग आएंगे इस हिस्से में अगले वीडियो में कि इसमें कहाँ क्या स्थित है, कहाँ पर सुलेमान पर्वत श्रेणी स्थित है, कहाँ पर हिंदुकश पर्वत श्रेणी स्थित है, कहाँ पर तिएनसिन पर्वत श्रेणी स्थित है। यह सारी बातें, और साथ साथ ईरान के इस पूरे भाग का पोस्टमार्टम हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।